अन्य गद्य विधाएं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य इकाई 10। एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध। एक साहित्यिक की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक में वह एक साहित्यिक की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियां लिखा करते थे, जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित है। ना तो सामयिक दृष्टि टिप्पणियों को साहित्य मानते थे और ना साहित्य को सामयिक टिप्पणी। मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दे देता है। पुस्तक की विशेष सूची इस प्रकार है। तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबरे का पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कुटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। मनुष्य का प्रमुख उदाहरण में मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। इसका प्रथम भान मुझे केशव द्वारा मिला, इसलिए नहीं कि केशव मेरे सामने खुला मुक्त हृदय नहीं था। उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो छिपाई जाने योग्य हो। इसके अलावा वह बालक सचमुच बहुत दयालु, धीर गंभीर, भीषण कष्टों को सहज ही सह लेने वाला, अत्यंत क्षमाशील था, किंतु साथ ही वह शिथिल, स्थिर, अचंचल, यंत्रवत और सहज स्नेही था। उसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि उसमें बालकोचित, बाल सुलभ गुणदोष नहीं थे। मुझे हमेशा लगा कि उसका विवेक वृद्धता का लक्षण है। हम दोनों के बीच एक ऐसा विश्वास हो गया था कि तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उससे परहेज करके दिमागी तलघर में डाल देना न केवल गलत है वरन उसमें कई मानसिक उलझनें उत्पन्न होती हैं। मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है। उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ गीली हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है। वहाँ अथाह काला जल है। उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है। इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। अथाह और एकदम स्याह अंधेरे पानी की सतह पर चांदनी का एक चमकदार पट्टा फैला हुआ है, जिससे मेरी ही आंखें चमक रही हैं, मानो दो नीचे मुंगिया पत्थर भीतर उद्दीप्त हो उठे हों। साधारण बातें जो कि हमारे समाज की विशेषता थी, हमारी चर्चा का विषय बनती। मुझे अभी तक याद है कि उसने मुझे पहली बार कहा था कि गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया है कि प्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में यह गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती हैं। सच तो यह है कि मेरा उसके प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं था, ना कोई आकर्षण। ऐसे पाषाणवत प्रशांत गंभीर व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। हाँ, उसके प्रति मेरे मन में सम्मान और प्रशंसा का भाव थे, और चूंकि वह मुझे बहुत चाहता था, इसलिए मुझे भी उसे चाहना पड़ता था। मैं जो स्वयं था वह स्वयं हो गया था, अपने से बृहत्तर, विलक्षण, अस्वयं। किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों का भेद
मिटकर सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, तब सौंदर्य भावना उद्भूत होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि निज और पर, स्वपक्ष और वस्तु पक्ष दोनों जब एक हो जाते हैं तब तादात्म्य उत्पन्न होता है। पहली बात तो यह है कि मुझे उसकी शब्दावली अच्छी नहीं लगी। यह तो मैं जानता हूँ कि सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है। सब स्वपक्ष और वस्तु पक्ष की परिकल्पनाएं और उन दो पक्षों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा होता है, अथवा यूँ कहिए कि ज्ञान मीमांसा खड़ी होती है। एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा की बुनियाद पर ही परिकल्पनाओं के प्रसाद की रचना की गई है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे वाक्य पर हंसने की जरूरत नहीं थी। मैं उसकी इस स्थापना को विवाद मान सकता हूँ, हास्यास्पद नहीं। मैं चाहता हूँ कि साहित्यिक संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। जिस प्रकार विज्ञान में इंडक्शन से डिडक्शन पर आया जाता है, तथ्यों के संग्रह से उनके विश्लेषण द्वारा उनके सामान्यीकरण से अनुमान और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में इंडक्शन से डिडक्शन पर क्यों न आया जाए। इंडक्शन का क्षेत्र केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित क्यों रहे। उपन्यास क्या है? यह पढ़ाते समय हम विश्व के प्रमुख उपन्यासों के उपरांत ही यह ठहराया कि उपन्यास किसे कहते हैं और उसका शिल्प क्या है, अथवा उसके प्रधान अंग क्या होते हैं। इसी प्रकार साहित्य में सौंदर्य किसे कहते हैं, इस प्रश्न के ऊहापोह का क्षेत्र केवल हिंदी की आत्मपरक कविता और हिंदी साहित्य तक सीमित न रखें। यदि हमने क्षेत्र विस्तृत किया तो हम पाएंगे कि सौंदर्य संबंधी हमारी परिभाषा अस्पष्टता के दोष से अथवा अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के दोषों से रहित होगी। मुझे गहरा संदेह है कि आजकल की सौंदर्य परिभाषा, यदि उसे व्याख्या कहें तो केवल कविता, और वह भी आत्मपरक कविता की विशेषताओं के आधार पर बनाई जा रही है। सौंदर्य संबंधी इन व्याख्याओं का प्रकट या अप्रत्यक्ष उद्देश्य आज की काव्य दृष्टि का डिफेंस है, किंतु ये व्याख्याएं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस ठाठ से और शान से बनाई जाती हैं मानो वे सार्वभौम सत्य की सार्वकालिक स्पंदनाएं हों। स्पोज और पाश्चर की जरूरत नहीं। यह अवैज्ञानिक दृष्टि है। अगर साहित्यिक सौंदर्य संबंधी मीमांसा करनी है तो आपको अपनी दृष्टि केवल आत्मपरक कविता, वह भी आजकल की कविता तक ही सीमित नहीं करनी चाहिए, और यदि ऐसी ही व्याख्या करनी है तो वह पोज और पाश्चर त्याग देना चाहिए। मुझे इस पोज से चिढ़ है। तुम में और मुझ में एक बड़ा भेद है। विचार मुझे उत्तेजित करके क्रियावान कर देता है। विचारों को तुम तुरंत ही संवेदनाओं में परिणत कर देते हो, फिर उन्हीं संवेदनाओं के तुम चित्र बनाते हो। विचारों की परिणति संवेदनाओं में और संवेदनाओं की चित्रों में। इस प्रकार तुम में ये दो परिणति है। अगर तुम्हारी कविताएं किसी को उलझी हुई मालूम हो तो तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी कविताएं ध्यान से पढ़ता हूँ। कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए फूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्णावस्था तक की गतिमानता। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है
वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। प्रभाव में वह फैंटेसी अनवरत रूप से विकसित परिवर्तित होती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार की फैंटेसी अपने मूल रूप को बहुत कुछ त्यागती हुई नवीन रूप धारण करती हैं। जिस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है वह फैंटेसी अपने मूल रूप से इतनी अधिक दूर चली जाती है कि यह कहना कठिन है कि फैंटेसी का यह नया रूप अपने मूल रूप की प्रतिकृति है। फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो जो सृजन होता है जिसके कारण कृति क्रमशः विकसित होती जाती हैं, वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण है। प्रथम क्षण निसंदेह अनुभव का क्षण है। उसके बिना आवेग और आगे की गति असंभव है। मानसिक प्रक्रिया को आत्माभिव्यक्ति की ओर ले जाने के लिए आवश्यक पहला जबरदस्त धक्का यह प्रथम क्षण ही देता है। वह उस गति की दिशा निर्धारित करता है, साथ ही वह उसके तत्व रूपायित करता है, अर्थात वह उनको एक आकार प्रदान करता है। साथ ही मज़ा यह है कि यह अनुभव विचित्र रूप से अन्य मंच तत्वों से जुड़ता हुआ मंच पटल पर स्वयं को प्रक्षेपित कर स्वयं ही बदल जाता है। ज्यों ही यह घटना होती है अनुभव के मूल अपनी दुखित हुई भूमि से पृथक हो जाते हैं, अर्थात वे नीरे व्यक्ति न रहकर अपने से परे हो उठते हैं। जो फैंटेसी अनुभव की व्यक्तिगत पीड़ा से पृथक होकर अर्थात उनसे तटस्थ होकर अनुभव के भीतर ही संवेदनाओं द्वारा उत्सर्जित और प्रक्षेपित होगी, वह एक अर्थ में व्यक्तिक होते हुए भी दूसरे अर्थ में नितांत निर्व्यक्तिक होगी। उस फैंटेसी में अब एक भावात्मक उद्देश्य की संगति आ जाएगी। इस भावात्मक उद्देश्य के द्वारा ही वस्तुतः फैंटेसी को रूप रंग मिलेंगे। किंतु यह होते हुए भी यह फैंटेसी यथार्थ में भोगे गए वास्तविक अनुभव की प्रतिकृति नहीं हो सकती। व्यक्ति से निर्व्यक्तिक होने के दौरान ही उस फैंटेसी ने कुछ ऐसा नवीन ग्रहण कर लिया कि जिससे वह स्वयं भी वास्तविक अनुभव से स्वतंत्र बन बैठी। फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है। वह अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वह उससे स्वतंत्र है। कला का यह दूसरा क्षण है। मैंने कहना जारी रखा, किंतु इस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने या चित्रित करने की प्रक्रिया के दौरान ही वह फैंटेसी पिघलकर उस प्रक्रिया के प्रवाह में बहने लगती है। उस आदिम प्रवाह में फैंटेसी के सारे रंग धुलकर बहने लगते हैं। सारा व्यक्तित्व और उसकी समस्त चेतना उस फैंटेसी के बहते रंगों के साथ बहने लगती है और शब्दबद्ध होने पर अथवा चित्रित होने पर जो कृति या रचना तैयार होती है वह कृति या रचना कला के दूसरे क्षण की फैंटेसी की पुत्री है, प्रतिकृति नहीं। इसलिए मूल फैंटेसी से उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र, विचित्र और पृथक है। कला का यह तीसरा या अंतिम क्षण है। इन तीन क्षणों के बिना कला असंभव है। इन तीनों क्षणों की विकास गति के अपने अपने अलग नियम हैं। मैंने कहना जारी रखा, यदि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पाना है कि सौंदर्य क्या है अथवा सौंदर्य प्रतीति क्या है, सौंदर्यानुभूति क्या है और वह किस प्रकार वास्तविक अनुभव से भिन्न है, तो तुम्हें कला के इन तीन प्रधान क्षणों के मनोविज्ञान ही का अध्ययन करना होगा। असलियत यह है कि सौंदर्य तब उत्पन्न होता है जब सृजनशील कल्पना के सहारे संवेदित अनुभव ही का विस्तार हो जाए। कलाकार के वास्तविक अनुभव और अनुभव की संवेदनाओं द्वारा प्रेरित फैंटेसी, इन दोनों के बीच कल्पना का एक रोल होता है। वह भूमिका एक सृजनशील भूमिका है। वही कल्पना उसे वास्तविक अनुभव की व्यक्तिबद्ध पीड़ाओं से हटाकर पेट अब और गहरी गहरी हो रही है। मैं उसकी बात बहुत ध्यान से
सुनने लगा। वह इसलिए होता है कि दृष्टि की स्थिति मुक्त व्यक्तिकता और संवेदना की स्थिति बद्ध व्यक्तिकता का समन्वय होकर वह समन्वय अपने से उच्चतर स्थिति में पहुंच जाता है। होता यह है कि फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया में बहुत से नए तत्व उससे आ मिलते हैं। ये तत्व उसे लगातार संशोधित करते रहते हैं। ध्यान रखो कि यह फैंटेसी अनुभव प्रस्तुत होते हुए भी अनुभव बिंबित होती है। इस फैंटेसी में वस्तुतः एक भावनात्मक उद्देश्य समाया रहता है, उसमें एक संवेदनात्मक दिशा रहती है। फैंटेसी के भीतर यह दिशा और उद्देश्य उस फैंटेसी का मर्म प्राण है। दिशा और उद्देश्य के मर्म प्राण की धारणा पर फैंटेसी गतिहीन नहीं रह सकती। फैंटेसी गतिहीन स्थिर चित्र नहीं है। उद्देश्य और उद्देश्य की दिशा के कारण ही वह गति में है। फैंटेसी डायनेमिक होती है। कला के प्रथम क्षण के अंतिम सिरे पर उत्पन्न होते ही उसकी गतिमानता शुरू हो जाती है। फैंटेसी की जो शुरू में एक आभास रूप होती है, वह तुरंत ही अनेक चित्रों की सुसंगत पात बनने लगती है। एक एक मर्म के आसपास ये चित्र संगठित होकर प्रवाहमान होते हैं। महत्व की बात है कि जो ही फैंटेसी शब्दबद्ध होने लगती है, फैंटेसी का भावनात्मक उद्देश्य या कहिए कि फैंटेसी की प्रधान पीड़ा अपना समर्थन, संरक्षण और पोषण करने वाले अन्य अनेक जीवनानुभवों के तत्वों को समेटने लगती है। फैंटेसी के भीतर का यह मर्म, जिसमें एक उद्देश्य है, एक पीड़ा है और एक दिशा है, अनेक जीवनानुभवों से समर्थित, संवर्धित और पुष्ट होकर प्रकट होना चाहता है। इन जीवनानुभवों के चित्र, भाव और स्वर फैंटेसी के मर्म में घुलने लगते हैं। फैंटेसी की गतिमानता की धारा में वे प्रवाहित होकर उस धारा को अधिक सार्थक और पुष्ट करते हैं। चूँकि फैंटेसी के मर्म को शब्दबद्ध करते समय अनेक अनुभव, चित्र, भाव और स्वर तैर आते हैं, इसलिए फैंटेसी के उद्देश्य और दिशा के निर्वाह के लिए कलाकार को भाव संपादन करना पड़ता है, जिससे कि केवल मर्म के अनुकूल और उसकी पुष्ट करने वाले स्वर, भाव तथा चित्र ही कविता में आ सकें। और इस बीच यदि कोई अन्य अनुकूल मार्मिक अनुभव तैर आए तो उसे भी फैंटेसी के मर्म की उद्देश्य दिशा में प्रतिपादित कर दिया जाए, अर्थात भाषा प्रवाहित कर दिया जाए। महत्व की बात यह है कि कला के तीसरे क्षण में फैंटेसी का मूल मर्म अनेक संबंधित जीवनानुभवों से उत्पन्न भावों और स्वरों से युक्त होकर इतना अधिक बदल जाता है कि लेखक उस पूरी फैंटेसी को एक नई रोशनी में देखने लगता है। मेरा मतलब है, मूल फैंटेसी का मर्म जो सिकुड़ा हुआ एक दर्द था, अब फैलकर एक पर्सपेक्टिव का रूप धारण करने लगता है। इस पर्सपेक्टिव से समन्वित मूल मर्म शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में बदल जाता है। वह पुराना मर्म न रहकर अब नया बन जाता है। इसमें नए मनस्तत्व आ जाते हैं। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के दौरान में जब तक उस मर्म में ओज और बल कायम है, तब तक वह नए तत्व समेटता रहेगा, किंतु जब वह चुक जाएगा तब गति बंद हो जाएगी, उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। कविता वहाँ पूरी हो जानी चाहिए। यदि वह पूरी नहीं हुई तो मर्म के साक्षात्कार में कहीं कुछ कमी रह गई, दिशा ज्ञान ठीक नहीं रहा है, उद्देश्य में कुछ कमजोरी आ रही है, ऐसा मानना होगा। कला का तीसरा क्षण कला का अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्ण क्षण है। यहाँ से फैंटेसी साहित्य कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। यहाँ से शब्द साधना शुरू होती है। शब्द के अपने ध्वनि अनुषंग होते हैं, जिनमें चित्र और ध्वनि दोनों शामिल हैं। कलाकार अपने हृदय के तत्व के रंग, रूप, आकार के अनुसार अभिव्यक्ति का रंग, रूप और आकार तैयार करना चाहता है, इसलिए उसे अपने हृदय की भाव ध्वनियों की शब्दों की अर्थ ध्वनियों से अनवरत तुलना करनी पड़ती है। इसके दो परिणाम होते हैं। भाव ध्वनियों को उपलब्ध शब्द ध्वनियों के कटघरे में फंसाने का प्रयत्न, जिसके फलस्वरूप काफ़ी कुछ मंच तत्व अपना मौलिक और
मूल तेज त्याग कर एक नए संदर्भ से संबद्ध आकार में प्रकट होते हैं। कई कवि तो भाषा की चमक और सफाई के लिए अपने भाव तत्वों का बलिदान भी कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में फैंटेसी की ही काट छाँट होने लगती है, किंतु इसके विपरीत दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिव्यक्ति साधना के दौरान स्वयं अभिव्यक्ति फैंटेसी को संपन्न और परिपूर्ण करने लगती है। फैंटेसी अपने को प्रकट करने के लिए समानार्थवाचक शब्दों को लाती है। भाषा एक जीवित परंपरा है। शब्दों में एक स्पंदन है। शब्दों में जो अर्थ स्पंदन है वह फैंटेसी द्वारा उद्बुद्ध होकर नई भावधाराएं बहा देता है। ये भावधाराएं फैंटेसी की समीपवर्ती भावधाराएं हैं। वे फैंटेसी के जगत को और भी विस्तृत कर देती है, इसके मौलिक तेज को और भी फैला देती है। इन भावधाराओं में अनेकों नए पुराने अनुभव, अपने पराये भाव सब प्रवाहित होते रहते हैं। फैंटेसी के जगत की अर्थमत्ता तो उनसे बढ़ जाती है, साथ ही उनके द्वारा फैंटेसी को एक नया पर्सपेक्टिव प्राप्त हो जाता है। इस पर्सपेक्टिव से संयुक्त होकर फैंटेसी एक तेजोवलय में चमकने लगती है। फैंटेसी अब पूर्ण रूप से सार्वजनीन हो जाती है। ऐसा क्यों? भाषा सामाजिक निधि है। शब्द के पीछे एक अर्थ परंपरा है। ये अर्थ जीवनानुभवों से जुड़े हुए हैं। फैंटेसी अपने अनुकूल शब्दों में स्थित अर्थ स्पंदन को उद्बुद्ध करती है। इन शब्दों के ढांचे में फैंटेसी को फिट करना पड़ता है, इसलिए फैंटेसी का मौलिक तेज काफ़ी कट छट जाता है। शब्दों के पीछे की अर्थ परंपरा फैंटेसी के मूल रंगों को छांट देती हैं, उनके आकार में परिवर्तन कर देती है। उसकी मौलिक गहनता अर्थात व्यक्तिगत संदर्भ भी तराश देती है। कई कवि शब्दों की अर्थ परंपरा से आच्छन्न होकर भाषा की सफाई और चमक के निर्वाह के लिए प्रकटीकरण के हेतु आतुर भाव तत्वों को ही काट देते हैं। इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के पीछे भाषा की अगाध अनवरत साधना शक्ति है। भाषा फैंटेसी को काटती छांटती है और इस प्रक्रिया के विपरीत फैंटेसी भाषा को संपन्न और समृद्ध भी करती है। कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुसंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। इस प्रकार कला के तीसरे क्षण में मूल द्वंद्व है। भाषा तथा भाव के बीच इन दोनों की परस्पर प्रतिक्रिया और संघर्ष बहुत उलझे हुए होते हैं और वे उन दोनों को बदलते रहते हैं। उन दोनों में संशोधन होता जाता है। वह द्वंद्व अत्यंत महत्वपूर्ण और सृजनशील है। भाषा एक परंपरा के रूप में फैंटेसी के मूल रूप को विस्तृत कर देती है, किंतु साथ ही उस फैंटेसी में संशोधन की भी उपस्थित करती जाती है। साथ ही फैंटेसी अपने मूल रंगों के निर्वाह के लिए, अपने मूल रंगों की अभिव्यक्तियों के लिए भाषा पर दबाव लाती है। उसके शब्दों और मुहावरों में नई अर्थमत्ता, नई अर्थ क्षमता, नई अभिव्यक्ति भर देती है। कला के तीसरे क्षण में यह महत्वपूर्ण द्वंद्व है। इसलिए कलाकार को यह महसूस होता रहता है कि जो उसे कहता था वह पूर्ण रूप से नहीं कह सका, और ऐसा बहुत कुछ कह गया जो शुरू में उसे मालूम नहीं था कि कह जाएगा। क्या यह भावना तुम्हें नहीं होती? यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसा ही गतिशील है और उसके तत्व भी परस्पर गुम्फित हैं। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता, और जो छोटी होती है वे वस्तुतः छोटी ना होकर अधूरी होती है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और इस प्रकार की ना मालूम कितनी ही कविताएं मैंने अधूरी लिखकर छोड़ दी है। उन्हें ख़त्म करने की कला मुझे नहीं आती। यही मेरी ट्रेजेडी है। मेरा अपना विचार है कि जिस भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार से आज
हमारा समाज व्यथित है। उसका सूत्रपात बुजुर्गों ने किया। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत भारत में दिल्ली से लेकर प्रांतीय राजधानियों तक भ्रष्टाचार और अवसरवादिता के जो दृश्य दिखाए दिए, उनमें बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमारे बुजुर्गों पर नए तरुणों की श्रद्धा नहीं रही तो उसका कारण यह नहीं है कि वे अनास्थावादी हैं, वरन यह कि हमारे बुजुर्ग श्रद्धास्पद नहीं रहे। और अगर हमारे युवक अनास्थावादी हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था ही से होता है। अनास्था आस्था की पुत्री है। फर्क यह है कि आज के पहले दर्शकों के सामने रंगमंच पर आस्था नाटक खेला करती थी और अनास्था नेपथ्य में सूत्र संचालन करती थी, जो आजकल रंगमंच पर अनास्था नाटक करती है और आस्था नेपथ्य में बैठकर सूत्र संचालन करती है। यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आज के नवयुवकों में केवल धुआं शेष रह गया है और आग नहीं है। आग है और वह भीतर ही भीतर है, लेकिन नवयुवक पाता है कि आज उस आग की कोई कीमत नहीं रह गई है। इस व्यावहारिक जगत में, जिसे कभी गलती से समाज भी कहा जाता है, उस आग को पुराना भार जैसा कुछ माना जा रहा है। वह आग उसकी निज की है, लेकिन उसके कारण सामाजिक है अधिकतर। लेकिन अगर ऊपर कही हुई बात सच है तो सवाल यह है कि उसके काव्य में वह आग झलकती क्यों नहीं। प्रश्न स्वाभाविक है। यह नहीं कि आज का कथा साहित्य अयथार्थवादी है अथवा यथार्थ विरोधी है, बल्कि यह है कि लेखक यथार्थ के नाम पर अनुभूत यथार्थ, अपने जीवन के वास्तविक यथार्थ से दूर निकलकर किसी और के यथार्थ से कहानियाँ और उपन्यास गढ़ना चाहता है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारे लेखक के पास प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह कहना चाहता हूँ कि उसमें मानवीय अंतरात्मा, मानवीय विवेक, चेतना की हलचल मचाने वाली पीड़ा नहीं है, क्योंकि वह ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो गया है। और समझदारी का यह तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता करें। हमारी नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विचार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत प्रतिक्रियावादी हैं। नई कविता की फॉर्म का सवाल नहीं है, सवाल है उन दृष्टियों का जो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। गलत ही नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी है। अब कविता कोई निबंध है नहीं कि जिससे लोगों को आज के हालात की जानकारी मिले, न वह कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत होकर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ उपस्थित करते हैं। कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर, या विचार बनकर। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। उसी प्रकार कविता के भीतर का कथा तत्व की भाव का इतिहास है। एक व्यक्ति है, उसे लगता है कि वह एक ऐसे अहाते में चला आया जहां पहुंचना प्रतिबंधित है। उस अहाते के भीतर एक बंगला है, पुराना धुराना बंगला रहस्यमय है। वह सूना है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो गुप्तचर प्रतीत होता है। एक दूसरा आदमी मिलता है जो बिल्कुल पागल है। कविता के अंत में बताया जाता है कि इस बंगले की सीढ़ियाँ जीवन के भीतर भीतर चलती है। वे कई देशों में जा निकली है। वे शहर के क्लॉक टावर में भी चुपचाप पहुंच गई है और मानव मस्तक के भीतर के सर्वोच्च स्थान पर भी इस बंगले से सबने अपना अपना सामंजस्य स्थापित कर दिया है। इसी सामंजस्य स्थापना के फलस्वरूप सब लोग अंदर से टूट गए हैं। उनके दिल की कई फाँकें हो गई है। इसी कारण से प्रतीत होता है कि यहाँ एक वानर सत्ता है, अर्थात एक नकारवाद है। संक्षेप में वह बंगला लाभ लोभ की अर्थवादिनी सत्ता का प्रतीक है, जिससे सामंजस्य और संतुलन स्थापित करके लोगों ने अपने आप को झुठला दिया है। बंगले के भीतर आत्मा की हत्या हो चुकी है और इस हत्याकांड से सब लोग परिचित होते हुए भी चुप हैं, क्योंकि वे उस बंगले की सत्ता से सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं। एक सच्चा लेखक जानता है कि वहाँ
वह कहाँ कमज़ोर है, कि उसने कहाँ सच्चाई से जी चुराया है, कि उसने कहाँ लिपापोती कर डाली है, कि उसने कहाँ उलझा चढ़ा दिया है, कि उसे वस्तुतः कहना क्या है और क्या गया है और कह क्या गया है, कि उसकी अभिव्यक्ति कहाँ ठीक नहीं है। वह इसे बखूबी जानता है, क्योंकि वह लेखक सचेत है। सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है। वह अपनी आत्म शांति को भंग करके ही लेखक बना रह सकता है। इसलिए लेखक अपनी कसौटी पर दूसरों की प्रशंसा को भी कसता है और आलोचना को भी। वह अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता है। आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं, स्वयं सच्चाई ही है, क्योंकि वह ऐंठती नहीं, सज्जनता को साथ लेकर चलती है। आजकल के ज़माने में वह है आउट ऑफ डेट जी। इसलिए सत्य जरा युयुत्सु बने, वीर बने, तभी वह धधक सकता है, चल सकता है, बिक सकता है। मैं आलोचनात्मक भावना को प्रधान मान किसी तटस्थ बौद्धिक टीले पर खड़े होकर दुनिया को देखूं, या स्नेह के भीतर पाए जाने वाले सहज विश्वास को किसी विशाल श्रद्धा का रूप देकर जीवन की परम उपलब्धि को प्राप्त करूं। किंतु यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती। वह बहुधा दृष्टि की बजाय मात्र एक भावावेश होती है, और दिल का कीमियागर उस भावावेश पर बनावटी आंखें जड़ देता है। उसकी कीमियागरी इतनी भयानक होती है कि वह हमारी सूरत बंदर जैसी बना देती है, जबकि हम खुद अपनी इस समझ की गिरफ्त में रहते हैं कि हमारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। मतलब यह कि मेरा ख्याल है कि अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज़ है। इस बात को सुनकर हम दोनों को हंसी आ गई। बात बिल्कुल माकूल है। आलोचना का कार्य वस्तुतः सिद्धांतों के प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल भी है। मैंने उससे कहा, इसलिए कहता हूँ कि हम आलोचना करते वक्त गलतियों के लिए कम से कम 25-30% हाशिया छोड़ दें। अगर हम हैं के बदले हो सकता है, संभव है, कदाचित यह भी हो, इस तौर से बात करें और मानव ज्ञान और अपने स्वयं ज्ञान की साक्षात सीमाएं प्रत्यक्ष ध्यान में रख उतना मार्जिन अपने को और दूसरों को प्रदान करें, तो बहुतेरे हृदय दाह समाप्त हो जाएं और हार्दिक तथा वैचारिक आदान प्रदान अधिक सुगम या सरल हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरा स्वभाव या सिद्धांत या प्रवृत्ति कुछ ऐसी है, मेरे ख्याल से, जो शायद सभी सही भी है, कि जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा, उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। नई कविता में दो तबके काम कर रहे हैं। एक वे जो खाते पीते वर्ग के सुशिक्षित लोग हैं, उन्हें खूब अच्छी फुर्सत है, उसका वे दुरुपयोग भी करते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण पुस्तकें सुलभ है, वे कला कुशल भी हैं। इसके अलावा उनमें से बहुतेरों में वैज्ञानिक दृष्टि भी है। काव्य सत्य भावना प्रसूत है, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व है। हम उसे केवल काव्य सत्य कहकर नहीं टाल सकते। वह सत्य हमारे व्यक्तित्व से कुछ मांग करता है, लेकिन मेरे अपने अनुभव को ही मैं सत्य की कसौटी नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे किसी भी अनुभव का एक हिस्सा मेरे अपने प्रकृति स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। हाँ, यदि यह अनुभव सार्वजनिक हो, आम हो, तो उसमें सत्यता की मात्रा बढ़ जाती है। फिर भी अनुभव को अंतिम कसौटी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह देश काल निर्मित है। सॉक्रेटिस को बहुत बुरा आदमी कहकर ही फांसी दी गई थी, और अनेक शहीद अपने ज़माने में बहुत बुरे बनकर ही मरे। व्यक्तित्व के नामालूम कितने ही पहलू हैं जो मुझसे छिपे हुए हैं,
जैसे पंखुड़ी के भीतर पंखुड़ी अथवा प्याज की परतों के अंदर की परतें। फिर व्यक्तित्व का जो रूप आज हमें दिखाई देता है कहाँ तक स्थायी है हम नहीं कह सकते। तीसरे सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्तित्व निर्माण की कार्य कारण परंपरा का यदि अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि व्यक्तित्व निर्माण में चेतन मन का रोल बहुत ही कम होता है और उससे कम रोल संकल्प शक्ति का। दोनों के रोल निसंदेह कम होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण कि उन्हें के कारण मनुष्य मनुष्य है। फिर भी आप जिसे व्यक्तित्व का चरित्र कहते हैं वह चेतन काम के बहुत बाहर की चीज़ है, मानो हीरे की धारण किए हुए एक शिला। आत्म साक्षात्कार बहुत आसान है, स्वयं का चरित्र साक्षात्कार अत्यंत कठिन है। मैं अपना चरित्र साक्षात्कार नहीं करता, लेकिन अन्यों का चरित्र विश्लेषण करने बैठ जाता हूँ, और मैं जब उसके सम्मुख इस प्रकार विश्लेषण करने बैठ जाता हूँ तब उन्हें आघात होता है, इसलिए कि उनका चरित्र उनकी आँखों से ओट है। और जब वे मेरा चरित्र विश्लेषण करने लगते हैं तब मैं भी क्रुद्ध हो उठता हूँ, क्योंकि मेरा चरित्र भी मेरे आँखों से ओट है। मतलब यह है कि हम आँखों से ओट अपने कानों का शिकार किसी को करने देना नहीं चाहते। आत्म पक्ष और परिस्थिति पक्ष एक ही वास्तविकता के दो अंग हैं, और इन दोनों में ऐसे गहरे अंतर संबंध हैं जिनका सही पूरा ब्यौरा देना नामुमकिन है। इसलिए साहित्य मनुष्य के आंशिक साक्षात्कारों के बिंबों की एक मालिका तैयार करता है। ध्यान रहे कि वह सिर्फ बिंब मालिका है और उसका सारा सात्यत्व और औचित्य मनुष्य के जीवन का अंतर जगत में स्थित है। चूँकि सभी मनुष्यों के अंतर जगत होते हैं, इसलिए उनके औचित्य और सात्यत्व की अनुभूति सार्वजनीन होती है। लेकिन ध्यान रहे कि अनुभूति का होना सत्यत्व की कसौटी नहीं है, और हम साहित्य में रस रम भले ही जाएं, उससे हमें सत्य नहीं, सत्य का एक पर्सपेक्टिव, एक दिशा दृश्य, एक डायमेंशन, एक आभास ही मिलेगा, एक रोशनी ही मिलेगी, सिर्फ एक रोशनी, सत्य का प्रकाश, सत्य से भिन्न है। साहित्य में प्रकाश ही प्रकाश है, किंतु हमें प्रकाश से में सत्यों को ढूंढना है। हम केवल साहित्यिक दुनिया में नहीं, वास्तविक जीवन में रहते हैं, इस जगत में रहते हैं। साहित्य पर आवश्यकता से अधिक भरोसा रखना मूर्खता है। इसलिए मेरा सुझाव है व्यक्तित्व का विश्लेषण दो प्रकार से किया जाए। एक तो केवल विबुद्ध आत्महित के भाव से, दूसरे सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्वार्थों को हटाकर। यदि हम अपने जीवन को एक उपन्यास समझ लें और हमारे जीवन में आने वाले लोगों को केवल पात्र ही, तो ज़्यादा युक्त होगा और हमारा जीवन भी अधिक रसमय हो जाएगा। लेकिन मुझे अज्ञात से डर लगता है। नामालूम कौन सा अज्ञात अब मेरा इंतजार कर रहा है, और मैं वह यह मानने के लिए प्रवृत्त हूँ कि हर तरह के अज्ञात के प्रति आकर्षित होना बुद्धिमता नहीं है। मैं इस दुनिया में पड़ा रहता हूँ कि मुझे इल्हाम होता है। इल्हाम के बगैर हम लोगों का चल नहीं सकता। वह यह कि अपनी ज्ञान की सीमाएं और उसकी विशेषताएं समझो, और इसलिए अन्यों को संदेह का फायदा तो दो, किंतु साथ ही इन विवशताओं से परिजात होने की आवश्यकता नहीं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का कार्यक्रम बना डालो, डरो नहीं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने से ही ज्ञान की विवशताएं टूटती रहेगी, उसकी सरहदें टूटती रहेगी। लेकिन जिस दिन से आप केवल ज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे, उस दिन आप केवल अपनी ही कील पर अपने ही आसपास घूमते रहेंगे। यह अच्छा नहीं है। इसलिए आपको अज्ञात से डरने की ज़रूरत नहीं। एक बार अज्ञात के हिस्से को ज्ञात बना लेने पर पहले का ज्ञात भी कुछ नया रूप धारण करेगा। उसको यह नया रूप धारण करने दो, उसकी इस क्रिया में बाधा मत डालो। सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह एक
खूबसूरत चौकटा है। दूसरे शब्दों में, मैं सामान्य उसको समझता हूँ जिसमें अपने भीतर के असामान्य के उग्र आदेश का पालन करने का मनोबल न हो। मैं अपने को ऐसा ही आदमी समझता हूँ। मैं मात्र सामान्य हूँ, मैं नामी गिरामी हूँ, यह बात अलग है। मैंने उससे पूछा, पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना कौन सी थी? 1 मिनट तक उसने मेरी तरफ देखा और फिर छूटते ही कहा, संयुक्त परिवार का हास। 1 मिनट के लिए वहाँ चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम न होना, साहित्य के पास सामाजिक सुधार का कोई कार्यक्रम न होना। सब ने सोचा कि हम जनरल सामान्य बातें करके सिर्फ और एकमात्र राजनीति या साहित्यिक आंदोलन के जरिए वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर सकेंगे। फलतः सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप दिया गया। देखते नहीं हो, आज़ादी के बाद जातिवाद का उदय क्यों हुआ? खास राजनीतिक संस्थाओं के भीतर, कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय संगठनों के अंदर सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप देने के कारण ही साहित्य में भी गड़बड़ है। समाज में बाहर पूंजी का धन ही की सत्ता में विद्रोह की बात की गई, लेकिन घर में नहीं। यह शिष्टता और सील के बाहर की बात थी। मतलब यह कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं, घर के बाहर दी गई। घर का संघर्ष कठिन था, उसमें भावनाओं की टकराहट उन्हीं से होती थी जो अपने प्राण के अंश थे। इसलिए न केवल उस संघर्ष को टाल दिया गया, वरन एक अजीब ढंग का समझौता किया गया। यह हुआ, मैं कहता हूँ, यह हुआ, मानो इसे। जो पुराना है अब वह लौटकर आ नहीं सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया। धर्म भावना गई, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आई। धर्म के हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को अनुशासित किया था। वैज्ञानिक मानवीय दर्शन ने, वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि ने धर्म का स्थान नहीं लिया। इसलिए केवल हम अपनी अंतः प्रवृत्तियों के यंत्र से चालित उठें। उस व्यापक, उच्चतर, सर्वतोन्मुखी मानवीय अनुशासन की हार्दिक सिद्धि के बिना हम नया चल तो उठे, लेकिन वह नया क्या है हम नहीं जा सके। क्यों? नया जीवन, नए मानव मूल्य, नया इंसान परिभाषाहीन और निराकार हो गए। वे दृढ़ और व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप धारण न कर सकें, वे धर्म और दर्शन का स्थान न ले सकें। मित्र ने कहा कि सवाल पुरानी परंपरा को समाप्त करके नए मूल्यों की नई परंपरा स्थापित करने का है। पहले हम परंपरा के दास थे, आज हमारी हालत उससे भी खराब है। लेकिन नई परंपरा के अभाव में इन अंतः प्रवृत्तियों के दास हो गए हैं। इन अन्य प्रवृत्तियों का चाहे जितना आदर्शीकरण किया जाए, वे मात्र व्यक्तिगत हैं, और इस समय तो नए मूल्य केवल बौद्धिक स्तर पर हैं। वे जीवन का अनुशासन क्या कर सकेंगे? यदि समाज की संस्कृति मुख्यतः बौद्धिक संस्कृति होती, वैज्ञानिक दृष्टि समाज की प्रधान दृष्टि होती, तो शायद यह संभव भी था। किंतु ये नए मूल्य कुछ ही लोगों के प्रवाह की नालियाँ बन गए हैं। उन्हें कोई सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, न उस मान्यता के लिए व्यापक संघर्ष का आयोजन किया गया है। मूल्यता व्यक्ति एक सांस्कृतिक शून्य में रहा है, एक कल्चरल वैक्यूम। फलतः कोई टी.एस. इलियट के पास जाता है तो कोई आर्नल्ड टॉयनबी के समीप, तो कोई किसी तरफ। मध्ययुगीन परंपरा गलत भले ही हो, भले ही हम उसे सामंती कहकर टाल दें, किंतु उसका सांचा ऐसा था कि व्यक्ति में मानसिक शक्ति का अपव्यय होने की गुंजाइश न थी। परंपरागत सील और शिष्टता ने उसे मानसिक संकटों से बचा लिया था। परिवार में मूल्यों की स्थापना की बात आई कि बड़े विचारक कन्नी काट गए, मानो घर समाज से बाहर हो। आज भी हमारे परिवार अमानवीय कट्टरपंथी विचारधारा के गढ़ हैं, या बुजुर्गवा किस्म के सत्तावाद के दुर्ग हैं। यह ना भूलिए, परिवार में न केवल सामंती अवशेष हैं, वरन यहाँ बराबर 3 श्रेणियाँ दिखाई देती है। यह एक श्रेणी है जो पैसा कमा कर लाती है, उसे सबसे अधिक आदर ही नहीं दिया जाता, वरन उसकी मान्यता
और विचार, उसकी रुचि अरुचि और कार्य शीघ्र ही सबके लिए मानदंड के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं, चाहे वे कितने ही अवैज्ञानिक, अनुचित और स्वार्थपरक पूर्व स्वार्थपूर्ण क्यों न हो। सबसे निचली श्रेणी उन लोगों की है कि जो चौके में सोते हैं। अगर कहीं स्त्री निरक्षर हुई या निर्धन परिवार से आई हुई रही तो वहाँ और उसकी जैसी स्थिति के व्यक्ति उस तीसरे श्रेणी में ही रहते हैं। दूसरी श्रेणी में बालक और कमाऊ व्यक्ति के वे रिश्तेदार हैं जो उससे कम कमाते हैं। यदि वे ज़्यादा कमाते हैं तो वे प्रथम श्रेणी में या उससे भी ऊपर होकर सबके लिए अनिवार्य नियम के रूप में यथोभाजन हो जाते हैं। धन, अर्थ, सांसारिक सफलता और उससे मिली हुई कीर्ति की तानाशाही परिवार में जितनी चलती है उतनी बाहर भी नहीं। मानवतावाद की हरदम दुहाई देते हुए भी घर में जितना अहमवाद और व्यक्तिवाद तथा वैचारिक दास्ता चलती है उसकी कोई हद नहीं। मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है पुराने के प्रति और नए के प्रति अवसरवादी दृष्टि खत्म हो की जाए और नया क्या और उसका तत्व और रूप क्या है यह निर्धारित किया जाए। जब यह प्रक्रिया जीवन में, घर में और परिवार में शुरू होगी तभी वहाँ साहित्य में भी शुरू होगी। जीवन मूल्य और कलात्मक साहित्य मूल्य में अव्यवित संबंध हैं, यह ना भूलना चाहिए। इन्हें विकसित करने के लिए केवल साहस ही नहीं, स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट विचारधारा के लिए कोशिश आवश्यक है। शायद आप यह कहना चाहते हैं कि आज के सचेत संवेदनशील कलाकार की समस्या यह नहीं है, वरन यह कि वह बहुत अधिक है और वह सुबह से लेकर शाम तक लगातार इकट्ठा होता रहता है कि उस कंटेंट का प्रॉपर शिफ्टिंग, उन तत्वों का यथा योग्य संकलन, संचयन नहीं हो पाता। क्या आप यह कहना चाहते हैं? वीरकर ने दुख भरी हंसते हुए कहा, अगर मैं उन्नति के उस जीने पर चढ़ने के लिए ठेल मेल करने लगूं तो शायद मैं भी सफल हो सकता हूं, लेकिन ऐसी सफलता किस काम की जिसे प्राप्त करने के लिए आदमी को आत्मगौरव खोना पड़े, चतुरता के नाम पर बदमाशी करनी पड़े, शालीनता के नाम पर बिल्कुल एकदम सफ़ेद झूठी खुशामदी करनी पड़े। जिन व्यक्तियों को आप क्षण भर टॉलरेट सहन नहीं कर सकते उनके दरबार का सदस्य बनना पड़े। हाँ, जो लोग यह सब कर लेते हैं वे अपनी यशः पताकाएँ फहराते हुए घर में लौटते हैं और कितने आत्मविश्वास से बात करते हैं मानो उन्हीं का राज्य है। बहुरूपिया शायद पुराना हो गया है, लेकिन उसकी कला इन दिनों अत्यंत परिष्कृत होकर भभक उठी है। अपने ही कल्पना पटल पर इन अनुभव प्रक्षेपणों के सही कलात्मक चित्र प्रस्तुत करने के लिए न केवल मार्मिक मनन और उनके संकलन संचयन की आवश्यकता है, वरन इसके बहुत बहुत पहले विश्व दृष्टि की आवश्यकता है। इस दृष्टि के अभाव में अपने ही अनुभवों के ठीक ठीक महत्व हम आंक नहीं पाते और इसलिए केवल कुछ विशिष्ट अनुभवों का अनुभवाभासों को ही तरजीह देकर अन्य महत्वपूर्ण अनुभवों का गला घोंट देते हैं। क्या यह सच नहीं है? खूब खा पी चुकने के बाद हम जिंदगी की निरर्थकता के बारे में बहस कर रहे थे। वहीं दैनिक जीवन का क्रम, वहीं दफ्तर, वहीं अफसरों वाली बातें, सिनेमा और कुछ इधर उधर की गप, सारिका और मनोहर कहानियाँ, कादम्बिनी और ज्ञानोपदेय। हमारी ज़िंदगी खत्म, ज़िंदगी में दिलचस्पी खत्म, दिलचस्पी में दिलचस्पी भी खत्म। वैसे मुझे हमेशा फुर्सत रहा करती है। फुर्सत निकालना भी एक कला है। गधे हैं तो फुर्सत नहीं निकाल पाते हैं। फुर्सत के बिना साहित्य चिंतन नहीं हो सकता। फुर्सत के बिना दिन में सपने नहीं देखे जा सकते। फुर्सत के बिना अच्छी बारीक बारीक महान महान बातें नहीं सूझती। असामंजस्य और असंतुलन में ही से ही नई कविता का जन्म हुआ है और उसका तथाकथित जो विद्रोह है वह भी व्यक्ति आधारित है। इसलिए वह भी गोबी के रेगिस्तान में किसी अनजानी खारी
नमकीन झील में जाकर खुदकुशी कर लेगा। कथाकार यदि सचमुच जीवन का गहरा और व्यापक ज्ञान रखता है तो वह प्रसंग स्थिति में बद्ध मनुष्य की संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं को ही महत्व नहीं देगा, वरन उस स्थिति से संबंध रखने वाले जो वस्तु सत्य हैं उनको बनाने वाले तत्वों पर, अर्थात व्यक्ति स्वभाव की विशेषताओं, वास्तविकता की पेचीदगियों और अब तक चलने वाले इन सबके विकास क्रम पर, इन सब पर अवश्य ही ध्यान देकर इस प्रसंग स्थिति के वस्तु सत्य के सारे ताने बाने कलात्मक प्रभावशाली रूप से भोड़े ढंग से नहीं प्रस्तुत करेगा, और इस प्रकार व्यक्ति समस्या को मानव समस्या बनाकर एक व्यापकतर पार्श्वभूमि में उसे उपस्थित करेगा। वैसा करना चाहिए। हर जमाना अपने अपने ढंग से कामयाब लोग तैयार करता है। पंत जी से लेकर अद्यतन नवीन कवियों की चरितावली देख लीजिए तो पाएंगे कि अधिकतर लेखकों में नितांत व्यक्तिक स्तर पर वैफल्य भावना है। भले ही उनमें से कुछ अमेरिका हो आए हों, जिसका कारण संभवतः यह है कि वे विवाहहीन हैं, या उनकी औरत मर गई है, या बाल बच्चेदार वे नहीं हैं। हाँ, यह सही है कि असंग भावनात्मक का कारण केवल लेखक की विवाहहीन, संतानहीन और स्थिति में नहीं खो जा सकता। क्या कारण है कि पारिवारिक व्यक्ति, यद्यपि उनकी संख्या हिंदी में निसंदेह अधिक है, विशेष मौलिक नहीं है। मौलिकता से मेरा मतलब अद्वितीयता से है, चमत्कारपूर्णता से है, ऐसी विशेषता से है जो उन्हें सबसे भिन्न करके पृथक स्थापित कर देती हैं। संभवतः इसका एक कारण यह है कि अत्यधिक अंतर्मुखता की उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती। यह भी संभव है कि चूँकि उन्हें किसी न किसी हद तक कामकाजी आदमी बनना पड़ता है, इसलिए वे कला के विशेष संवर्धन और विकास के लिए प्रयत्नशील नहीं होते, या यह भी संभव है कि वे स्वयं छिछले और सतही ढंग की प्रतिक्रिया करने वाले लोग हो सकते हैं। किंतु इस बात की भी संभावना है कि परिवार भरण पोषण की समस्या से ग्रस्त होकर तो अस्तित्व संघर्ष ऐसे भाव समुदाय उत्पन्न करता है जो आधुनिक भावबोध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, और जिस लेखक का भाव समुदाय आधुनिक भावबोध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति का महत्व तो यूं ही घट जाता है। काव्य सत्य को मैं बदनाम नहीं करना चाहता। मेरा प्रश्न सीधा साधा है। काव्य में जीवन के कुछ मूल्य और दृष्टि प्रकट होती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन मूल्यों से आपके आचरण का सामंजस्य है? मैं स्तब्ध हो गया। मैंने कहा, काव्य में हमेशा अनिवार्य रूप से जीवन के मूल्य का आदर्श प्रकट नहीं होते, मात्र भाव प्रकट होते हैं। अब उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, यदि आप लोग केवल काव्य सत्य की को महत्व देते हो तो अपने अनजाने ही एक भयानक भूल कर बैठते हो। वह यह कि एक व्यक्ति साहित्य में जिन मूल्यों की स्थापना करता है वे मूल्य उसके आचरण की मूल प्रेरणा हो, यह आप अपने लिए अनावश्यक इरेलेवेंट मानते हैं। इसका बहुत बुरा परिणाम होता है। एक प्रगतिवादी के लिए आपकी दृष्टि से यह आवश्यक नहीं रहा कि वह अपने घोषित लक्ष्य के अनुसार अथवा जीवन मूल्यों के अनुसार अपना आचरण भी बनाए। एक आदर्शवादी साहित्यिक अपने व्यक्तिगत जीवन में सुविधा को ही विकास का मूल नियम मान अपने साहित्य में घोषित जीवन मूल्यों के एकदम विरुद्ध आचरण कर सकता है, कह रहा है और करेगा। उसी प्रकार दूसरा मानवतावादी कवि साहित्यिक घोषित जीवन मूल्यों के विरुद्ध अपने साहित्य में संस्थापित अपनी प्रतिबिंबित जीवन मूल्यों के विरुद्ध लगातार आचरण करता हुआ आपको दिखाई देता है। माना कि जीवन मूल्यों की संस्थागत साहित्य के उत्तम अथवा साधारण होने की कसौटी नहीं, केवल यही नहीं, साहित्य जीवन से उपजता है और अंततः उसका प्रभाव भी जीवन पर ही होता है।
इसलिए हमें साहित्य के मनोवैज्ञानिक पहलू की तरफ देखना ही होगा। तब हम साहित्य के रूप शिल्प की ही नहीं वरन उसके मनोवैज्ञानिक तत्व की भी आलोचना करते हैं। और यदि इसमें सूक्ष्मदर्शिता है कि उचित मात्रा में संवेदन क्षमता है तो हम यह देख लेते हैं कि उन मनोवैज्ञानिक तत्वों के गुण क्या हैं, सामर्थ्य क्या, क्षमता क्या और सीमा क्या है। सीमा पर हमारी दृष्टि जानबूझकर ठहरनी चाहिए। जब साहित्य जीवन से प्रस्तुत होकर जीवन को प्रभावित करता है तो वस्तुतः उसकी खरी कसौटी भी जीवन ही है। और यह जीवन वस्तुतः एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। उसके विचित्र पक्ष और पहलू एक दूसरे में समाहित, प्रविष्ट और परस्पर सन्निहित हैं। इस अंतिम स्तर पर बात करते हुए आप देखेंगे कि साहित्य को हमें विविध पक्षीय दृष्टियों से देखना आवश्यक है। और वस्तुतः साहित्य की कसौटी एक नहीं न अनेक है वरन अनेकों अभेद इकाइयाँ हैं। इसलिए केवल यह कह देना कि साहित्य में प्रकट जीवन मूल्य उसके साहित्यिक गुणों की कसौटी नहीं मात्र एक अस्थायी कार्यकारी मान्यता के रूप में ही ग्रहण किए जाना चाहिए। यह तो ठीक है कि जीवन मूल्य अथवा आदर्श स्थापित करने वाला साहित्य श्रेष्ठ तभी होता है जब उसमें उत्कट भावानुभूति हो। अर्थात उत्कट भावानुभूति महत्वपूर्ण है, किंतु जिसके प्रति वह भावानुभूति है वह वस्तु न केवल उस अनुभूति का आधार है वरन वह उस अनुभूति को प्रकट करने में सहायक उत्कट करने में सहायक होती है। वे जीवन मूल्य उस अनुभूति को तपाने में जब सहायक हो रहे हैं तो साहित्यिक दृष्टि में उनका मूल्य बढ़ जाता है। उन जीवन मूल्यों द्वारा सांकेतिक जीवन के अंतर्वाह सामंजस्य और संगति का तकाजा भी कोई माने रखता है। साहित्य से उसका तकाजा करना गलत नहीं है, माना कि वह तकाजा साहित्य के साहित्यिक गुणों की परख की कसौटी हमेशा नहीं हो सकता। मनुष्य की ज्ञान शक्ति की भी सीमाएं हैं, क्या इसे पहचानना जरूरी नहीं है? उसने मेरी तरफ क्षण भर देखा, उत्तर दिया, बिल्कुल सही। मैं स्वयं यही बात सोच रहा था। हमें ज्ञान शक्ति की सीमाओं पर गहरे से गहरा ज्ञान होना चाहिए जिससे कि गलतियां टाल सकें, उसके कार्यों को अधिक फलप्रद बना सकें। अब तक का इतिहास यह है कि मैं अपनी बुद्धि द्वारा हृदय को संपादित और संशोधित करता आया हूँ। यह प्रक्रिया बिल्कुल बचपन ही से चल रही है। जिंदगी का एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह इस प्राइमरी स्कूल है जहाँ टाटपट्टी पर बैठना पड़ता है। जरा सी बात पर चाटे के आघात की सारी संवेदनाएं गालों पर झेलनी पड़ती हैं। जी हाँ, इस जिंदगी का यही हाल है। भय, आतंक, विचित्र आशंकाएं, अजीबोगरीब उलझाव, फटी हुई टाटपट्टियाँ, पुराने स्याही रंग टेबल, गुरुजी की भयानक दूतरफा मूछ और घर में माता पिता की डांट फटकार और बच्चे का कोमल छोटा सा शरीर। व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। जो भाव या विचार उसी स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। आजकल लेखक कार्य में आत्मपरक पक्ष को महत्व देकर वस्तुपरक पक्ष की उपेक्षा की जाती है। चित्रण करते समय आत्मपरक पक्ष को प्रधानता दी जाती है, वस्तुपरक पक्ष को नहीं। इस रवैये का असर टेक्निक पर पड़ता है। यदि हिंदी की नई कविता को साहित्य के इतिहास में या यूँ कहिए कि संस्कृति के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना है तो उसे काव्य की प्रकृति का शिल्प में आत्मपक्ष और वस्तु पक्ष का समन्वय उपस्थित करना होगा। यशराज कहता गया, व्यक्तिगत ईमानदारी वहाँ है जहाँ लेखक वस्तु का वस्तु मूल्य आकलन करते हुए उस आकलन के आधार पर वस्तु तत्व के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी प्रतिक्रिया में सत्य का आविर्भाव उत्पन्न नहीं होगा, यही ना? मैंने जवाब दिया, तुम्हारी परिभाषा यदि स्वीकार कर ली जाए तो काव्य के क्षेत्र में एक हंगामा मच जाएगा। काव्य का सत्य शासकीय या वैज्ञानिक सत्य नहीं है। यदि वस्तुतः वैसा होता तो अब तक दुनिया में जितना भी
काव्य साहित्य उत्पन्न हुआ है वह तुम्हारी परिभाषा का अनुगमन करता। ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है, वरन समाज की उत्थानशील तथा हासोन्मुख शक्तियों का बोध भी है। शैले के काव्य का सौंदर्य उस मनोभूमिका से उत्पन्न हुआ है जो अपने युग में विकासमान उत्थानशील प्रवृत्तियों से परिपक्व हुई है। व्यक्तिगत ईमानदारी का यह बहुत बड़ा तकाजा है कि लेखक निर्भीकतापूर्वक अपने अंतर्निषेध को सुधारे, उनका सामना करे, साथ ही वह अपनी प्रकृति में और बहुत की प्रकृति में प्रवेश करे। अंतः प्रवेश के रास्ते में जो भी सामने आता है हो उसे जोर से हटा दें। दूसरे शब्दों में अपनी अंतः प्रकृति और वस्तु की प्रकृति में प्रवेश करने के उद्देश्य से काव्य संबंधी अपनी अभिरुचि भी बदल डाले। वह अपने स्वयं का लगातार संशोधन और संपादन करता जाए। किंतु जब काव्य रचना एक सृजन प्रक्रिया के रूप में चलती है, उस समय यदि कृत्रिम रूप से संशोधन संपादन चलता रहा तो कवि पर अभिनेतृत्व और स्वांग का अभियोग आरोप सही हो जाएगा। किंतु यदि ज्ञानात्मक आधार पर विकसित जीवन स्वप्न ही स्वयं मानसिक प्रतिक्रिया का संशोधन संपादन करता रहे तो निसंदेह वह काव्य रचना के एक अत्यंत स्वाभाविक अंग के रूप में ही प्रस्तुत होगा। यशराज ने कहा, तो व्यक्तिगत ईमानदारी काहे में है? ज्ञानात्मक आधार को विस्तृत से विस्तृत करने, उसे अत्यंत व्यापक बनाने, उसके आधार पर जीवन स्वप्न विकसित करने, जीवन स्वप्न के अनुसार मानसिक प्रतिक्रियाओं को दिशा देने, अर्थात अपने ही अंतःकरण का संशोधन संपादन करने में है। व्यक्तिगत ईमानदारी परिलक्षित होगी। तुम्हारी बात भी सही है। काव्य साधना अधिकतर काव्य रचना के क्षेत्र में बाहर होती है। हाँ, यह बात सही है। जीवन जगत का जो बोध है उसका व्यापक होना, पुष्ट होना, विश्व में ज्ञान का जो आज विकास स्तर प्राप्त है उसको आत्मसात करना और उससे आगे बढ़ना आवश्यक है। भावना उसी क्षेत्र में सक्रिय होती है जो क्षेत्र वस्तुतः ज्ञान शक्ति द्वारा ग्रहित हो। बोध यानी ज्ञान के क्षेत्र के भीतर भी ही भावना की पहुँच है, उसके बाहर नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे जीवन का ज्ञानात्मक आधार व्यापक और विकसित है। ज्ञान भी एक तरह का अनुभव है, या तो वह हमारा अनुभव है या दूसरों का, उससे निकलते हैं निष्कर्ष, उससे होता है जीवन विवेक का विकास। यह विवेक ही एक स्वप्न देता है। यह स्वप्न परमावश्यक है। यह जीवन स्वप्न है, वह आध्यात्मिक है, यौनिक भी। क्या लेखक के लिए परम आवश्यक नहीं है कि वह विश्व जनता के अभ्युत्थान को देखें और समाज का उत्पीड़न करने वाली शक्तियों से सचेत हो, उसके प्रति विद्रोह करने वाली ताकतों से सक्रिय सहानुभूति रखें? ज्ञानात्मक आधार के विकास में तो बातें भी सम्मिलित है, नहीं है क्या?